क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां पार्ट देखिए। अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स। देखिए एक बैग है, उसमें 2 रेड हैं, 3 रेड हैं और 2 ब्लू हैं। एक बैग में 3 रेड हैं, 2 ब्लू मार्बल्स हैं। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक मार्बल उसमें से निकाला गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक मार्बल। तो देखिए ब्लैक मार्बल आने के चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस। देखिए उस बैग में 3 रेड हैं, 2 ब्लू हैं और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया। तो बताइए जब उसमें ब्लैक है नहीं तो ब्लैक के आने का चांस ही कहां होगा भाई। वहां पर एक बैग है, उसमें 3 रेड हैं और 2 ब्लू है ना, और यहां पे बोल रहा है कि ब्लैक मार्बल आने का चांस क्या है। तो भाई जब उसमें हाथ डाल के आप निकालोगे, जब उसमें ब्लैक है ही नहीं तो ब्लैक आने का चांस कहां से होगा। तो ब्लैक आने का चांस 0 होगा, मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -1 2 and matrix B is equal to 3 4, then the matrix AB is, AB मतलब A into B, मतलब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का प्रोडक्ट करना है। तो जहां पर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, पहले उसको चेक कर लीजिए। देखिए एक मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स ये है -1 2, 2 एलिमेंट है इसमें। दूसरी मैट्रिक्स बी है, बी क्या है 3 4, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं। यहां पर देखिए ऐसे जा रहे हैं तो 1 और ऐसे जा रहे हैं तो 2 एलिमेंट, तो ये 1 क्रॉस 2, तो 1 यहां पर ये रो होता है और ये कॉलम होता है। ठीक, तो यहां पर ऐसे गए 1 तो रो 1 है और ऐसे गए 2 तो कॉलम 2 है। इसमें ऐसे जा रहे हैं तो 2 एलिमेंट हैं तो 2 रो हो जाएंगी, ऐसे जा रहे हैं तो 1 एलिमेंट ऐसे मिल रहा है तो यहां पर कॉलम 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, पहले चेक कर लीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए यहां पर इसका जो कॉलम होना चाहिए और इसका जो रो होना चाहिए, अगर ये दोनों सेम हो गए, ये देखिए दोनों सेम हैं, अगर ये दोनों सेम हो गए तभी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ रो इन द सेकेंड मैट्रिक्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है और दूसरे मैट्रिक्स का जो रो होता है वो सेम होना चाहिए, तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर पाओगे। हर मैट्रिक्स को हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना पॉसिबल है। ठीक, कुछ भी मैट्रिक्स आपको 2 दे दी जाएंगे, उनका बोला जाएगा मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या नहीं कर पाओगे। हर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन क्या है 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए कि इसका जो कॉलम है उसका जो रो है सेम होना चाहिए, तभी इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो पाएगा। तो इन दोनों को यहाँ पर देखिए दोनों सेम है ना, तो ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो पाएगा। और इन दोनों मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट आप करोगे, ऐसे जब प्रोडक्ट आप करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर इन दोनों के प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा क्या आएगा बताइए। ये 1 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 1 है, तो ये जहाँ पर देखिए दोनों सेम हैं, तो ये जो होता है ये होगा हमारा दोनों का प्रोडक्ट का आंसर। तो यहाँ पर 1 बाई 1 मैट्रिक्स जो बनेगी वो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो मतलब जो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आएगा ना वो 1 बाई 1 की मैट्रिक्स होगी। ठीक, तो एक बार देखिए ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस लगा लेते हैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा, तो -3 + 8 कितना होगा +5 होगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनी है ना इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, 1 बाई 1 की मैट्रिक्स बनी है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 10वां पार्ट देखिए। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट विथ 5 पार्ट ऑफ द बेस। 2 पार्ट रेड पिगमेंट का 5 पार्ट ऑफ द बेस। तो यहां पर देखिए हमें A B C निकालना है।
ये अननोन क्वांटिटीज जो हैं ए बी सी निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो क्वांटिटीज है ना, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर बोल दी प्रोपोर्शन में है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी कोई दो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या प्रोपोर्शन में हो तो उनके जो रेशियोज होते हैं ना वो कांस्टेंट होते हैं, याद कर लीजिए। अगर दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसके जो रेशियोज होंगे, उन दोनों क्वांटिटीज के जो रेशियोज होते हैं ना वो कांस्टेंट होते हैं, याद कर लीजिए। मतलब कहने के कि दिस अपॉन दिस करेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा और जो इन दोनों का रेशियो होगा कांस्टेंट मतलब सेम होगा। तो देखिए 2/5 ये इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो और ये इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा, तो ये सेम हो जाएगा, तो ए को इधर भेज देंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये 2/5 और ये b/12.5 ये भी सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये सभी रेशियोज कांस्टेंट रहेंगे, तो लिख देता हूँ सभी रेशियोज क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर b/12.5 ले लेता हूँ, कांस्टेंट मतलब सेम। इसी तरह 6/c ये सभी रेशियोज क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक, अब देखिए हम इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को बराबर ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ से a को इधर भेज देंगे 2a हो जाएगा और इसको इधर भेज देंगे 4/5। a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5/2, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू 10 हो गई। सिमिलरली देखिए अब जो है ना इन दोनों को बराबर ले लीजिए, इन दोनों को, इसको और इसको बराबर ले लीजिए। देखिए 2/5 तो ये सभी बराबर है ना, मैं 2/5 को और b/12.5 को बराबर ले रहा हूं कि ये सभी बराबर, इनमें से कोई भी बराबर आप ले सकते हो। अब देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो 2 × 12.5 इज इक्वल टू 5 × b, 5b। अब देखिए 2 × 12.5/5 इज इक्वल टू b, तो देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब देखिए 2.5 × 2 50 हो जाएगा, तो 5.0 b आ गया, 5.0 मीन्स 5। अब देखिए c कैसे आएगा, ये जो 2/5 है ना, 2/5 इसको 6/c से ले लीजिए बराबर। ठीक, ये सभी बराबर है, किसी को भी आप बराबर ले सकते हो, लेकिन मैं इसको इससे बराबर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर दिए, ये निकालना है, तो इसको ही सबसे लिया करो बराबर ताकि आसानी से आ जाए। ये इसको उधर भेज देंगे 2c और ये 5 6 जा 30 हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी 30/2 तो 15, तो c की वैल्यू 15 आ गई हमारी। तो देखिए a 10 आया है, b 5 आया है, a 10 b 5 c 15, तो ये हो जाएगा a 10 b 5 c 15। क्वेश्चन नंबर 1 का 11th पार्ट, एन आर्टिकल विच इज मार्क्ड एट 1200 रुपीज। तो यहाँ पर देखिए MRP है 1200 रुपए की, तो MP मतलब मार्क्ड प्राइस है 1200 रुपए। इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 20%। एंड द रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST कितना है, रेट ऑफ GST है 18%। ठीक, रेट ऑफ GST 18% है। द अमाउंट ऑफ SGST निकालना है। तो देखिए जो SGST होता है ना, दो टाइप की GST है, SGST और CGST। तो यहां पर देखिए GST, टोटल GST 18 है ना, तो SGST 9% होगा। ठीक, तो 9% होगा SGST और CGST भी 9% होगा। तो SGST निकालना, तो SGST 9% लेके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस ये है, डिस्काउंट ये है, तो इसको रुपए में बताइए कितना डिस्काउंट किया, तो इसको डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ ना, डिस्काउंट रुपीज में थोड़ी ना दिया कितना है, तो एक काम करेंगे, जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज को टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब डिस्काउंट जो होता है ना मार्क्ड प्राइस पर निकाला जाता है, तो यहाँ पे जो टोटल काम कर रहा है मार्क्ड प्राइस कर रहा है। याद रखिएगा डिस्काउंट को हमेशा मार्क्ड प्राइस पर निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट को
सीपे पे निकाला जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर डिस्काउंट को हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकाला जाता है। यहाँ पर हमेशा मार्क्ड प्राइस लीजिए, नहीं आंसर गलत आएगा। ये अपॉन 100 कर देंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये 1200, तो ये 100 बन जा 112 जा, तो कितना हो जाएगा ये 12 2 जा 24, ये 240 डिस्काउंट उसने कर दिया। तो मार्क्ड प्राइस इतना था, मतलब एमआरपी 1200 है और 240 रुपए डिस्काउंट कर दिया, तो कितने का बेचा होगा वो शॉपकीपर। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, कितने का बेचा होगा। तो जो एमपी है ना, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, दुकान वाले ने कितने का बेचा है। तो यहाँ पर देखिए 1200 एमआरपी था और डिस्काउंट 240, तो यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, और ये 1, तो 11 में से 2 गया 9, तो 960 रुपीज़ यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गया। तो दुकान वाले ने 960 का बेचा, मतलब जो खरीदने वाला है वो 960 का खरीदा। तो उससे बताइए जीएसटी कितना देना पड़ा खरीदने वाले को। तो जो जीएसटी है ना, कैसे एसजीएसटी कितना होगा, टोटल जीएसटी 18% है, तो एसजीएसटी 9% होगा, 9%। तो जो जीएसटी होता है ना, ये सेलिंग प्राइस पर निकाला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो भी कंज्यूमर खरीदता है ना, उसे जीएसटी देना पड़ता है, तो जितने को वो खरीदता है ना, उसी पे उसे जीएसटी देना पड़ता है। तो सेलिंग प्राइस मतलब दुकान वाले 960 का बेचा और जो कस्टमर है वो 960 का खरीदा, तो 960 पर कस्टमर को जीएसटी देना पड़ेगा, तो 960 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 9/100 इंटू 960, ये हटता है तो अपॉन 100 आ जाता है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 9 इंटू 96/10। तो यहाँ पर देखिए 9 6 जा 54 कि 4 कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 और 5 86 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 86.4। तो ये एक 0 है तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, तो 86.4 कोई ऑप्शन है ये। तो यहाँ पर चाहे जितने 0 लगा दीजिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट, द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50, ₹40 शेयर्स एट 38.50 इज। तो यहां पर देखिए ये जो 50 है ना, ये नंबर ऑफ शेयर है। द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 मतलब 50 तो शेयर खरीदने हैं, ₹40 शेयर्स मतलब एक शेयर का दाम है ये 40 रुपए। एट से समझ गए कि मार्केट वैल्यू है, तो यहां पर ये एक शेयर की मार्केट वैल्यू है और ये एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू है। तो याद रखिएगा ये नॉमिनल वैल्यू है और ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स, और ये है मार्केट वैल्यू है। तो हमें सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड, हमें 50 ठो शेयर्स खरीदने हैं, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा, मतलब सम इन्वेस्टेड निकालना है। सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड को सम इन्वेस्टेड बोलते हैं, सम इन्वेस्टेड, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा 50 ठो शेयर खरीदने के लिए, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। सम इन्वेस्टेड या फिर सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50 हैं, और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या है, मार्केट वैल्यू एट के बाद जो रहता है वो मार्केट वैल्यू होता है। तो ये है 38.50, ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो 2 0 आएगा मतलब 100 आ जाएगा। अब देखिए 50 1 जा 50, 52 जा 100, ये हो जाएगा 3850/2, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 1925 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा 50 तो शेयर खरीदने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 1 = 0, तो इसके रूट्स बताने मतलब x की वैल्यू बतानी है।
तो यहाँ पर देखिए एक काम करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है ना, तो एक्स स्क्वायर को अकेला करूँगा, इस माइनस वन को उधर भेज दूंगा तो ये वन आ गया। एक्स इज इक्वल टू, ये स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो रूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट वन, तो स्क्वायर रूट वन वन ही होता है, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, रूट के बाहर जब भी आंसर आता है ना, रूट के बाहर जब भी कोई चीज आती है ना, तो प्लस माइनस लगा दिया करिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू एक वन आ गई, एक x की वैल्यू माइनस वन आ गई, तो इस तरीके से दो रूट्स हो गए। देखिए इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है। अब देखिए गौर से, ये क्या है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना। अब यहाँ पर वन का स्क्वायर कर लीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो ये वन का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए प्लस वन तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए एक्स है माइनस वन तो a माइनस बी हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, तो हम दोनों को जीरो लेके चलेंगे, ठीक। इस एक्सप्रेशन को जीरो ले लिया और x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो ले लिया तो हम x इज इक्वल टू वन को उधर भेज दिया, माइनस वन हो गया, ठीक। और यहाँ पर माइनस वन को उधर भेज दिया, प्लस वन हो गया। ये देखिए दो वैल्यूज आ गई, तो प्लस वन माइनस वन, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 14 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये देखिए लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन को, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चारों लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा। इक्वली इंक्लाइंड मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगा। तो देखिए गौर से देखिए, ये जो लाइन है ना, ये लाइन देखिए ये है वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो लाइन है ना हमारी, ये लाइन, ये देखिए एक्स एक्सिस से और ये जो एंगल बन रहा है और ये जो लाइन है वाई एक्सिस से जो एंगल, अगर ये दोनों एंगल अगर बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है ना, ये दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है। देखिए तो 90 डिग्री होता है ना, तो मतलब कि दोनों एंगल बराबर होंगे तभी इक्वली इंक्लाइंड बोलेंगे इस लाइन को ना। तो दोनों कितने होंगे, देखिए तीनों को मिला करके 180 होता है ना, तीनों को मिला करके कितना होता है, 180 होता है। तो ये अकेले 90 है तो इन दोनों को मिला करके 90 होना चाहिए और दोनों बराबर भी होना चाहिए। तो 45 नहीं हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर भी तो होना चाहिए। अब इन तीनों को मिला करके 180 भी होना चाहिए, अकेले 90 है ना, तो इन दोनों को मिला के 90 होना चाहिए, तो 45 हो जाएंगे। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, ये जो लाइन है ना वाई एक्सिस से भी वही एंगल बना रही है, तो इसको बोलेंगे कि ये लाइन ना इक्वली इंक्लाइन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स एक्सिस होता है इससे जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं ना, इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो ये जो थीटा होता है इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं, ये 45 को इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो इसका स्लोप क्या होगा, tan 45 होगा, tan थीटा होगा। तो tan 45 1 होता है, तो इसका स्लोप 1 होना चाहिए, ठीक। या फिर ऐसे भी तो इंक्लाइन कर सकते हैं वो लाइन ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ये 45 हो और ये 45 हो, तभी देखिए ये जो लाइन है ना इक्वली इंक्लाइन कर रहा है। एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है ये लाइन, वाई एक्सिस से भी उतना ही एंगल बना रही है, तो 90 फिक्स्ड है। तो इस तरीके से ये लाइन भी इक्वली इंक्लाइन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हैं तो जो एंगल बनता है उसे इंक्लिनेशन बोलते थे, 135 है। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, tan 45 मत लिख दीजिएगा इसका स्लोप, क्योंकि इसका स्लोप ये जो एंगल होता है ना इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एक्स एक्सिस से शुरू करते हैं उस लाइन तक जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो एंगल बनता है उसी को tan में लगाते हैं तभी स्लोप आता है, ठीक। तो यहाँ पर स्लोप हम निकाल रहे थे इस लाइन का, स्लोप मतलब m।
तो यहाँ पर इस लाइन का स्लोप m आया था, यहाँ पे tan 135 लगाएंगे, tan 135 -1 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ना, ये भी इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है, लेकिन इसका स्लोप -1 आ रहा है। तो ऐसी लाइन जिसका स्लोप 1 हो या -1 हो, वो हमेशा इक्वली इंक्लाइंड करेगा, ये याद कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसी लाइन जिसका स्लोप 1 हो या -1 हो, वो हमेशा इक्वली इंक्लाइंड करेगा, ठीक। ये जिस लाइन का स्लोप 1 होगा या -1 होगा, वो हमेशा इक्वली इंक्लाइंड करेगा। चलिए इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे? y = mx + c, इस फॉर्म की इक्वेशन बना लेता हूँ, इसको इस तरह बदल देता हूँ। देखिए 3y को उधर भेज दूंगा, ये 3y, और ये क्या है 2x + 7 है। अब 3 को नीचे भेज दूंगा, 2x, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 7 के नीचे भी 3 आ जाएगा। ये देखिए y हो गया ना, तो y = mx + c के फॉर्म में बदल गया। तो m का काम कौन कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x ना, तो ये स्लोप हो गया। तो इसका स्लोप कितना है इस वाली लाइन का? इस वाली लाइन का m मतलब स्लोप 2/3 है ना, तो स्लोप 1 नहीं है ना, तो इसको नहीं लेंगे, इक्वली इंक्लाइंड नहीं कर सकता क्योंकि इसका स्लोप 1 नहीं आया या -1 नहीं आया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसका स्लोप निकालते हैं, y को उधर भेज देंगे ना, इस तरह बनाएंगे इस इक्वेशन को इस तरह बदलेंगे, ठीक। तो x के बाद बगल वाला जो होता है ये स्लोप होता है। यहाँ पर देखिए y को उधर भेजेंगे, x ये 7 है, y को उधर भेज दिए, x - 7 = y हो गया। इसको सीधा कर देता हूँ, y = x - 7 है, यहाँ 1 है, तो y = mx + c ये होता है। तो देखिए m का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। तो देखिए इसका स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप 1 आया है, तो ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड करेगा, ठीक है। इसका स्लोप क्या आएगा? यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर x = 7 है ना, तो x की वैल्यू यहाँ कहीं 7 होगी, तो x = 7 का ग्राफ ऐसे जाता है। तो यहाँ पर ये x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा? tan 90 इन्फिनाइट होता है, इसका स्लोप इन्फिनाइट होगा, ठीक। इसका स्लोप क्या होगा? अनडिफाइंड या इन्फिनाइट। तो इसी तरीके इसका स्लोप y = -7 यहाँ कहीं आएगा, तो इसका ऐसे ग्राफ जाएगा। तो ये देखिए x एक्सिस से ये एंगल ही नहीं बना रहा है, जब एंगल नहीं बना रहा है मतलब थीटा होगा, इंक्लिनेशन जो होगा वो 0 डिग्री होगा, ये लाइन जो होगा इसका स्लोप 0 हो जाए, क्योंकि x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो 0 है, तो tan 0 0 होता है, तो इसका स्लोप हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप अनडिफाइंड आया, इसका स्लोप 1 आया। तो जिसका स्लोप 1 आएगा या -1 आएगा वही इक्वली इंक्लाइंड करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 15th पार्ट, गिवन x + 2 <= x/3 + 3 एंड x इज अ प्राइम नंबर। इस पे फोकस करिए, x एक प्राइम नंबर है, ठीक। द सोल्यूशन सेट फॉर x, तो x की जो सोल्यूशन सेट होगा मतलब जो x की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x वाले को x के पास लाते हैं। देखिए x है, ये x/3 को इधर लाऊंगा, -x/3 हो जाएगा, <= है, ये 2 को उधर भेज दूंगा, ये 3 एज इट इज नोट कर लूंगा, इस 2 को उधर भेज दूंगा, -2 ये हो गया। यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा, यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों का एलसीएम 3 है ना, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3x हो जाएगा, और ये -x ही रहेगा, नीचे पूरे में 3 हो जाएगा, <= 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ पर देखिए 3x में से 1x गया, 2x/3 <= 1। तो यहाँ पर देखिए 2x <= ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? x इज <= 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो x इज <= 1.5, तो 1.5 से कम लेना है। देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, -1 -2 -3, यहाँ पर 1.5 है ना, 1.5 यहाँ कहीं आएगा, 1.5 से कम लेना है, या और 1.5 को भी ले सकते हो, 1.5 को भी ले लेंगे, उससे कम ले जाना, इधर को आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कोई भी x की वैल्यू है, तो यहाँ पर देखिए x प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 1.5 से कम कोई भी है? प्राइम नंबर तो 2 से शुरू होता है भाई, तो 1.5 से कम कोई भी प्राइम ही नंबर नहीं है, मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी।
तो मतलब x की वैल्यू जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 और 1 होगी, गलत कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं x की वैल्यू 1 होगी, ये भी गलत है, ये भी सेट गलत है। यहाँ पर कह रहे हैं x की वैल्यू 0 होगी, ये भी गलत है। x की वैल्यू, x की कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, मतलब जो x होगा वो नल सेट होगा। नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब एक भी x की वैल्यू ना हो, तो ये नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्योंकि x की एक भी वैल्यू नहीं है, x की कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, तो x एक नल सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब x की कुछ भी वैल्यू नहीं है।